स्टार्ट करते हैं हमारी नवीन यूनिट, आपकी यूनिट नंबर 3 साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। और करेंगे हम जून 2019 से जून 2025 तक के सभी पीवाईक्यूज यूनिट वाइज सॉल्व। आप देख रहे हैं यहाँ पर गोल्ड पीवाईक्यू प्रोग्राम। तो स्टार्ट करते हैं। इसके पहले आपने ऑलरेडी यूनिट नंबर 1 एंड यूनिट नंबर 2 फिनिश कर दी है। अब हम स्टार्ट करेंगे आपकी यूनिट नंबर 3 साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, और आपको समझ में आएगा यहाँ पर कि किस प्रकार से आपकी यूनिट नंबर 2 जो है वो यहाँ पर आपकी लिंक्ड है यूनिट नंबर 3 से। तो स्टार्ट करते हैं। और उसी के साथ अगर आप ये लेक्चर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप भी इसी प्रकार की अपनी यूनिट वाइज पीवाईक्यू ई बुक मंगा सकते हैं। व्हाट्सएप करिए, डिटेल्स लीजिए और फटाफट सारे के सारे पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करिए हमारे साथ। ओके, स्टार्ट देखिए। यहाँ पर जून 2019 में कितने सवाल आए हैं। सबसे पहले आपका सवाल होना चाहिए, जून 2019 के अंदर आए हैं टोटल आपके 7 सवाल यानी कि 14 मार्क्स। अब यहाँ पर देखिए, ये जो यूनिट है काफ़ी इंटरेस्टिंग है आपकी, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये है कि ये इसके अंदर ना फ्लक्चुएशन सबसे ज़्यादा है। ठीक है, कभी कभी आपको 1-2 सवाल देखने मिलेंगे, कभी कभी आपको एकदम से 15 सवाल देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो बड़े ही ध्यानपूर्वक करना है यहाँ पर इस यूनिट को। और सबसे पहला सवाल देखिए आपके सामने क्या दिया है। आपके सामने बोल रहे हैं साइकोमेट्रिक टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी लाइक टॉरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग इंडेक्स मेजर क्रिएटिविटी इन टर्म्स ऑफ। ऑप्शंस आपके सामने दिए हैं एज ए पर्सन, ऑप्शन नंबर 2 दिया है प्रोडक्ट, ऑप्शन नंबर 3 दिया है प्रोसेस, और ऑप्शन नंबर 4 यहां पर क्या दिया हुआ है आपको यहां पर दिया हुआ है परसुएशन। उसी सवाल को अगर आप हिंदी में देखते हैं, सृजनता के मनोमितीय परीक्षण जैसे टॉरेंस, एक नाम आपको ध्यान रखना है किसका, आपको नाम ध्यान रखना है अब यहां पर टॉरेंस का। टॉरेंस के सृजन चिंतन परीक्षण सृजनता को किस संदर्भ में मापते हैं, व्यक्ति के रूप में, उत्पाद के रूप में, प्रक्रिया के रूप में, या फिर अनुनय के रूप में। यहां पर अब सबसे पहले क्या करेंगे आप, सबसे पहले करेंगे आप यहाँ पर एक चीज के बारे में जानकारी प्राप्त, और वो क्या है, वो है आपका ऑप्शन नंबर 4 परसुएशन। ठीक है, ये जो अनुनयन की बात है, जो परसुएशन की बात है, ये कहाँ पढ़ते हो आप, ये पढ़ते हो आप यूनिट नंबर 8 के अंदर। ठीक है, यूनिट नंबर 8 कौन सी है आपकी, सोशल साइकोलॉजी। और यहीं से देखिए आपको जो है एक पीवाईक्यू पूछा जाएगा जब हम देखेंगे कौन सी यूनिट आपकी, जब हम देखेंगे आपकी यूनिट नंबर 8। ठीक है, यूनिट नंबर 8 में ये आएगा टॉपिक आपका। और रिसेंटली आपको 2024 और 25 में परसुएशन के ऊपर से, अनुनयन के ऊपर से आपको काफी सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, ओके, वापस आते हैं हमारी यूनिट नंबर 3 के ऊपर। और यहां पर आपको जो एक नाम ध्यान रखना है वो क्या है, वो है आपके टॉरेंस का नाम। ठीक है, तो जब भी यहां पर सृजनात्मकता की बात आएगी, जब भी यहां पर क्रिएटिविटी की बात आएगी, ठीक है, जब भी हम क्रिएटिविटी की बात करेंगे तो आपको उसके साथ किसका नेम एसोसिएट करना है, आपको एसोसिएट करना है वहां पर टॉरेंस का नाम। ठीक है, टॉरेंस का नाम आप एसोसिएट करेंगे किसके साथ में, आप करेंगे सृजनात्मकता के साथ में, यानी कि क्रिएटिविटी के साथ में। ठीक है, जिसको आगे जाकर आप क्या बोलोगे, आगे जब जैसे जैसे आप और प्रैक्टिस करते जाओगे आप बोलोगे इसको TTCT। ठीक है, टॉरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। ठीक है, आप कई बार सुनेंगे हमारे मुख से ये नाम बार बार, TTCT यानी कि टॉरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग, ये आपके जहन में बार बार बात उठनी चाहिए। ठीक है, ओके, अब ये देखिए साइकोलॉजी के अंदर जैसा कि आपको सिलेबस में दिया हुआ है कई प्रकार के परीक्षण होते हैं। ठीक है, जैसे आपका होता है एक इंटेलिजेंस टेस्ट, आपका होता है पर्सनैलिटी टेस्ट, आपका होता है न्यूरो साइकोलॉजिकल टेस्ट, असेसमेंट टेस्ट। ठीक है, और भी कई प्रकार के आपके एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, और कई सारी बैटरीज होती हैं। ठीक उसी प्रकार से एक टेस्ट बनाया गया है किसके लिए, आपकी क्रिएटिविटी के लिए। ठीक है, और उसमें एक नाम किसका है, एक नाम है उसके अंदर आपके टॉरेंस का यहां पर। ठीक है, ओके, साइकोमेट्रिक टेस्ट यानी कि मनोमितिक परीक्षण जो है आपके किसको लेकर, क्रिएटिविटी को लेकर, जैसे कि एक है यहां पर, इसके अलावा और भी होंगे, उनको हम देखेंगे आगे। मेजर क्रिएटिविटी इन टर्म्स ऑफ, किस रूप में क्रिएटिविटी को मापते हैं, ये यहां पर इसके अंदर पूछा हुआ है। ठीक है, ऑप्शंस कौन कौन से आपके सामने, पर्सन, प्रोडक्ट और प्रोसेस। अब आपको देखिए परसुएशन कहां पढ़ना है आपको, यूनिट नंबर 8 में, तो ये तो आपने इजीली एलिमिनेट कर लिया कि यहां पर ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, ओके, अगर हम बात करें यहां पर क्रिएटिविटी को लेकर, तो क्रिएटिविटी क्या होती है, क्रिएटिविटी ये है कि आप अपनी बात को कितने अलग अलग ढंग से वहां पर पेश कर सकते हो। ठीक है, यानी कि एक बॉटल का इस्तेमाल आप मनी प्लांट के लिए कर सकते हो, आप उसके अंदर चना फुलाने के लिए कर सकते हो, आप उसका इस्तेमाल अपने सिक्के जमा करने के लिए रख सकते हो, आप उसके अंदर अपने पेंसिल डाल के रख सकते हो। यानी कि एक से ज्यादा सॉल्यूशंस आपके पास जब होंगे तो वहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं, बीइंग क्रिएटिव। ठीक है, आपके क्रिएटिव होने की बात कर रहे हैं वहां पर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और उसी के साथ साथ आपको ध्यान रखना है थिंकिंग के अंदर आपकी 2 प्रकार की थिंकिंग चलती है, जो किसके द्वारा बताई गई है आपको बताई गई है यहां पर गिलफर्ड के द्वारा। ठीक है, गिलफर्ड ने क्या बोला है भैया कि देखिए 2 प्रकार की चिंतन होते हैं, 2 प्रकार की थिंकिंग होती है, जो पढ़ोगे आप यूनिट नंबर 6 के अंदर भी। ठीक है, ओके,
अब कौन कौन सी है, पहली होती है आपकी कन्वर्जेंट और दूसरी कौन सी होती है आपकी, दूसरी होती है आपकी डाइवर्जेंट। आपके लिए इंपॉर्टेंट कौन सी है, आपके लिए इंपॉर्टेंट दोनों है, लेकिन मैक्सिमम इंपॉर्टेंट कौन सी है आपके लिए सबसे ज्यादा, वो है आपकी डाइवर्जेंट थिंकिंग। ठीक है, डाइवर्जेंट थिंकिंग का ही एक और नाम अलग प्रकार से आप क्या बोल सकते हो यहाँ पर, क्रिएटिव थिंकिंग। यानी कि आपका जो एक सोल्यूशन है वो क्या कहलाएगा, कन्वर्जेंट थिंकिंग, और उसके आयाम जो आपके निकलेंगे, डायमेंशंस अलग अलग प्रकार से, उसको आप क्या बोलोगे, उसको आप बोलोगे यहाँ पर डाइवर्जेंट थिंकिंग। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, आगे आपको सवाल इससे भी बनाया जाएगा। अब ये तो आपको मालूम पड़ गया यहाँ पर कि क्रिएटिविटी क्या होती है। ठीक है, कि एक बोतल का किस प्रकार से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, अगला बोल रहा है पर्सन, प्रोडक्ट और प्रोसेस। तो जब भी हम बात करेंगे क्रिएटिविटी के बारे में, यानी कि सृजनात्मकता के बारे में, उसी के साथ साथ आपको ध्यान रखना है क्या बात, आपको ध्यान रखना है कि जब कौन से लोग क्रिएटिव हैं। ठीक है, कौन से लोग क्रिएटिव हैं, व्हाट टाइप ऑफ पर्सन आर क्रिएटिव, तो आप क्या बोलोगे, पर्सन वाली अप्रोच बोलोगे। ठीक है, अब क्रिएटिव लोग क्या उत्पाद बनाते हैं, है ना, क्या बना दिया उन्होंने ऐसा करके, तो उसके लिए कौन सी अप्रोच आएगी आपकी, प्रोडक्ट। और क्रिएटिव लोगों के ब्रेन के अंदर किस प्रकार की थिंकिंग प्रोसेस चलती है। ठीक है, क्या प्रोसेस है उनके क्रिएटिव होने की। ठीक है, वो जब बात होगी तो क्या आएगा आपका, वो आएगा आपका प्रोसेस यहां पर। ठीक है, अभी यहां पर आपको तुरंत समझ में नहीं आएगा इन तीनों के साथ क्या हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे आप आगे पीवाईक्यूज लगाओगे हमारे साथ, आपको क्लियर होता जाएगा यहां पर कि क्या बात होने वाली है। ठीक है, ओके। तो आपका जो टॉरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग है, ये किस प्रकार से मेजर करता है आपकी क्रिएटिविटी को, ये मेजर करता है एज अ प्रोसेस। यानी कि टॉरेंस वाले लोग ये चाहते हैं कि जो क्रिएटिव लोग हैं उनके ब्रेन के अंदर, उनके माइंड के अंदर कौन सी प्रक्रिया होती है, कौन सी प्रोसेस होती है जिसके द्वारा वो क्रिएटिव चीजें निकाल कर लाते हैं। ठीक है, अगर हम यहां पर बात करें आपकी इलॉन मस्क की, इलॉन मस्क ने क्या किया, अपनी क्रिएटिविटी से बोल रहे हैं वो कि हमको चांद पे जाना है, मार्स पे जाना है, जुपिटर पे जाना है, नेपच्यून पे जाना है, प्लूटो पे जाना है, कहीं भी जाना है उनको। ठीक है, तो वो जो जाना है, तो उनको अगर टॉरेंस वाला कोई व्यक्ति वहां पर होगा जो ये इंडेक्स का इस्तेमाल कर रहा है, वो क्या बोलेगा कि वो क्या प्रक्रिया है, उनके ब्रेन में क्या चल रहा है। ठीक है, लेकिन वहीं अगर पर्सन अप्रोच वाला होगा तो क्या बोलेगा, किस प्रकार के लोग होते हैं उन पे ध्यान देगा। प्रोडक्ट वाला क्या बोलेगा कि ये कौन सा प्रोडक्ट बना रहे हैं, उन पे यहाँ पर ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन टॉरेंस ने क्या बोला, टॉरेंस के लोगों ने क्या इस्तेमाल किया, एक प्रोसेस अप्रोच का इस्तेमाल किया, यानी कि उसके पीछे कौन सी प्रक्रिया चल रही है, उत्पाद से मतलब नहीं है, व्यक्ति से मतलब नहीं है, कौन सी प्रक्रिया चल रही है। ठीक है, वो इस संदर्भ को मापते हैं आपके क्रिएटिविटी इंडेक्स के अंदर। ठीक है, एज पर टॉरेंस। और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि बंधुवर ये आपको आगे अगेन एक बार फिर से पीवाईक्यू के अंदर पूछा जाएगा, 100% गारंटीड। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अगला सवाल। अगला सवाल दिया है आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, और ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू है। आप कोई भी परीक्षा देना आगे से 19 से लेके जो आप देखोगे अभी 25 तक, हर पेपर के अंदर 100% आपको ये सवाल बार बार पूछा जाएगा। ठीक है, वेशलर नाम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, WAIS इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये एक आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार इसको रट के बैठना है, याद करके बैठना है, और जो जो चीजें आप पीवाईक्यू में सीख रहे हो उसको आपने प्रॉपरली इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, ओके। अब यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल लिखा हुआ है, यानी कि क्या आएगा, वेशलर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल। ठीक है, हैविंग नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड स्कोर्स। ठीक है, स्कोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, नॉर्मल है। अब क्या बोल रहे हैं, द सब्जेक्ट हैड अ परसेंटाइल रैंक ऑफ 84, कितने की है, 84 की है। हिज डिविएशन IQ वुड बी, उनका डिविएशन IQ यहां पर कितना रहेगा, ये यहां पर पूछा हुआ है। ठीक है, वेशलर प्रकार के वयस्क बुद्धि परीक्षण स्केल जिस पर प्राप्त अंक सामान्य रूप से वितरित है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, पर एक विषय की शतमक कोटि 84 थी, जो तो उसका विचलन IQ कितना होगा। ऑप्शंस क्या क्या दिए हैं आपके सामने, ऑप्शन दिया है आपको यहां पर 84, 85, 115 और आपका यहां पर 120। ठीक है, ओके। सबसे पहले आपको ये ज्ञात करना है यहां पर कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। अगर आपको कुछ भी नहीं पता है, केवल आपने क्या करना है, केवल आपने इस प्रकार से ड्रॉ करना है हमेशा। ठीक है, ये आपका क्या बताएगा, ये आपका बताएगा हमेशा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, हमेशा क्या बताएगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इस तरफ भी कुछ नहीं है, इस तरफ भी कुछ नहीं है, ये जो लाइन है कभी भी टच नहीं करेगी, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इस चीज को आप क्या बोलते हो, आप बोलते हो एसिम्प्टोटिक। और ये जो है आपका आगे एक और पीवाईक्यू आएगा जब हम देखेंगे आपके 2022 के सवाल। ठीक है, 2022 के सवाल के अंदर आपको ये एसिम्प्टोटिक वाली बात देखने मिलेगी। खैर फिलहाल के लिए देखिए ये जो है आपका, ठीक है, इसको आप क्या बोलते हो, इसको आप बोलते हो NPC। क्या बोलोगे इसको आप, इसको बोलोगे आप NPC, जिसका मतलब क्या होता है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। ठीक है, आपका सामान्य प्रायिकता वक्र इसको कहा जाता है। ठीक है, प्रायिकता वक्र इसको कहते हैं, कर्व की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, ओके। इंटरेस्टिंग बात यहां पर क्या है कि इसके अंदर मीन, मीडियन
और मोड, ठीक है, मध्यमान, मध्यांक और बहुलक जो है आपका है यहाँ पर मीन, मीडियन, मोड, तीनों कहाँ पर रहता है, तीनों एक ही पॉइंट पर रहता है, ठीक है। इस पॉइंट पे आपको क्या मिलेगा, मीन, मीडियन, मोड आपको यहीं पर मिलेगा और कहीं भी आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो लाइफ में आप ध्यान रखो, जब भी आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाएगी आपको हमेशा एक ऐसा कर्व चाहिए होगा फॉर्मल रूप से, ठीक है। जब भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लिखा होगा उसका मतलब इसकी वहां पर बात हो रही है, ठीक है। ओके, अब यहां पर देखिए, जैसा कि आपको पता है यहां पर नॉर्मल आईक्यू जो आप बोलते हैं कितना होता है, वो होता है आपका यहां पर 100, ठीक है। 100 क्या है आपका मीन, मीडियन, मोड है यहां पर। अब जब आप ऊपर चलेंगे, 1 स्टैंडर्ड डिविएशन ऊपर चलोगे तो कितना आएगा आपका 115, 2 चलोगे तो कितना आएगा आपका 130 और 3 चलोगे तो कितना आएगा आपका 145, ठीक है। इस प्रकार से काम करता है। और ऑब्वियस सी बात है, जब पीछे आ रहे हो तो कितना होगा यहाँ पर 85, फिर यहाँ पर 2 स्टैंडर्ड डिविएशन पीछे आओगे तो कितना होगा यहाँ पर 70 और फिर यहाँ पर आओगे तो कितना होगा, ये होगा आपका 55, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये अंक है, ये नॉर्मल है और किसके अकॉर्डिंग है, आपके वेस्लर के अकॉर्डिंग है। क्यों है वो भी आपको बताते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो आपका यहाँ पर आपको इसके अंदर मीन कितना देखने मिलेगा, आपको देखने मिलेगा 100। इसको आप रट लो, याद कर लो, दिमाग में संभालो, ये ऐसा ही होता है आपके जीते जी, ये चेंज नहीं होने वाला है, मतलब 99% चेंज नहीं होगा, ठीक है। ओके, और इसके अंदर स्टैंडर्ड डिविएशन कितना देखने मिलता है आपको, 15 का देखने मिलता है, ठीक है। ये आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कंसेप्ट, ये आपको मालूम होना ही चाहिए, ठीक है। इसको आप रट लो, आगे जितना भी पीवाईक्यू करोगे आप केवल और केवल आप इसके बेसिस पे करने वाले हो, ठीक है। आपको हम बोल देंगे 19 के पहले लेक्चर में हमने देखा हुआ है, तो यहाँ पे रिपीट नहीं करेंगे। तो आपको तुरंत क्लिक होना चाहिए, मीन कितना है 100 है और स्टैंडर्ड डिविएशन कितना होता है यहाँ पर होगा आपके 15 का, ठीक है। ओके, इसी के साथ साथ जैसे ही आपका स्टैनफोर्ड बीने आ जाएगा तो वहां पे कितना हो जाएगा, ये 100 रहेगा सेम, आपका जो मीन है, मध्यांक है, सेम 100 रहेगा आपका, लेकिन वहां पे स्टैंडर्ड डिविएशन कितना हो जाएगा, वहां पर आपका 16 का हो जाएगा और फिर यहाँ पर 84, 16 घटा दीजिएगा और 16 यहाँ पर ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। तब यहाँ पर 116, 132 इस प्रकार से आगे बढ़ेगा यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो बड़ी चतुराई से, इसीलिए यहाँ पर आपको 84 क्यों दिया हुआ है, 84 इसीलिए दिया हुआ है ताकि ये किसकी बात कर रहा है, ये बात कर रहा है आपके स्टैनफोर्ड बीने के बारे में। अब ये क्या चीज़ है, इसको हम करेंगे आगे आने वाले सवालों के अंदर जब उसका वक्त आएगा, ठीक है। तो स्टैनफोर्ड बीने के लिए देखिए आपको यहाँ पर 84 दिया हुआ है, ठीक है। और फिर 85 और 115 किसके अकॉर्डिंग दिया है, आपको दिया है वेस्लर के अकॉर्डिंग। और 120 किस में आता है, 120 देखिए ना तो स्टैनफोर्ड बीने में आएगा और ना ही आपके वेस्लर के अंदर आएगा, तो ये भी आपका एलिमिनेट हो जाता है, ठीक है। इतना भी अगर आपको मालूम है आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं, ठीक है। ओके, अब ये जो इमेज है ये आपको दिमाग में समा लेनी है, इसको आप पेन से 2-3 बार बनाओ और ऐसा ही होता है, इसको आप अज्यूम करके, अज्यूम मतलब रियलिटी यही है, जब भी हम बात करेंगे आपके नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में तो आपको ध्यान रखना है ये चीज़ सेम टू सेम ऐसे ही चलेगी, ठीक है। इस तरफ आ रहे हो तो क्या है +1, यहाँ पे +2 और यहाँ पे +3, यहाँ पे आप आ रहे हो तो कितना है -1, -2, -3 स्टैंडर्ड डिविएशन, इस प्रकार से काम करता है, ठीक है। और आपका जो Z स्कोर होता है, जो आपका स्टैंडर्ड स्कोर है वो भी यहाँ पर रहता है, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर आपको बताएं यहाँ पर Z स्कोर के बारे में तो उसका मीन कितना होता है, 0 होता है और स्टैंडर्ड डिविएशन कितना होता है, वो होता है आपका 1 यहाँ पर, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इतना आपने समझ लिया। अभी तक आपने कहाँ तक समझा है, अभी तक समझा है आपने नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड स्कोर्स तक, ठीक है। ये क्या है आपका एनपीसी है, जब भी एनपीसी बनाने बोला जाएगा आपसे इस प्रकार से बनाएंगे और जो भी चेंजेस हैं आपको अकॉर्डिंगली किसके अकॉर्डिंग करने होंगे, क्या वहां पे WAIS दिया हुआ है, क्या वहां पे SB5 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। ओके, अब क्या बोल रहे हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं। द सब्जेक्ट हैड अ परसेंटाइल रैंक ऑफ 84, ठीक है। सब्जेक्ट की परसेंटाइल रैंक कितनी है यहाँ पर, सब्जेक्ट की परसेंटाइल रैंक है आपकी 84, 84 यहाँ पर, ठीक है। तो अगर हम इसको बनाते हैं फिर से यहाँ पर सेम चीज़ को अगर हम बनाते हैं कहाँ पर, सेम चीज़ को अगर हम यहाँ बनाएंगे परसेंटाइल के लिए तो देखिए किस प्रकार से बनेगा वो यहाँ पर देखना है आपने, ठीक है। यहाँ बना देते हैं, ये बनाया आपका, थोड़ा सा ऐसा हो गया है, ये बनाया आपका यहाँ पर, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसके टर्म्स में, हम बात करेंगे आपके परसेंटाइल रैंक के टर्म्स में, ठीक है। ओके, ये आपका मीन है 100 चल रहा है यहाँ पे, ये आपका +1, ये आपका +2, ये आपका +3, ये आपका -1, ये आपका -2 और ये आपका -3, ठीक है। -3, -2, -1, ये 0, फिर आपका 1, 2 और 3, ठीक है। अब ये क्या है, ये आपके स्टैंडर्ड डिविएशन है, ठीक है। कितने का डिफरेंस है यहाँ पर, अगर हम बात करेंगे WAIS के बारे में कितना डिफरेंस रहेगा, 15 का रहेगा। अगर हम बात करेंगे स्टैनफोर्ड बीने के बारे में तो कितना रहेगा, 16, ठीक है। तो यहाँ पे बताओ कितना लिखेंगे हम, 115 लिखेंगे इस केस में और 116 लिखेंगे यहाँ पर इस केस के अंदर। यहाँ पे कितना लिखेंगे 130, यहाँ पे कितना लिखेंगे 132,
यहाँ पे कितना लिखेंगे 145 और यहाँ कितना लिखेंगे 148, ठीक है। सेम इस हिसाब से 84 यहाँ आ जाएगा आपका माइनस होके 85 सॉरी, यहाँ पे 84 आ जाएगा और इसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर माइनस कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर क्या देख रहे हो आप, यहाँ पर देख रहे हो कि ये जो है आपका क्या चल रहा है, क्या बता रहे थे आपको, ठीक है, हाँ, परसेंटाइल रैंक, ठीक है। तो अब जो आगे होने वाला है इसको आपको याद रखना है इसी हिसाब से, ठीक है। यहाँ पे आप याद करोगे 2, यहाँ पे आप याद करोगे 14, यहाँ पे आप याद करोगे कितना, यहाँ पे आप याद करोगे 34, यहाँ पे नहीं दिखेगा, यहाँ पे कितना याद करोगे 34, ठीक है। जैसा यहाँ बनाया है इसके अंदर, इसके अंदर, इसके अंदर सेम यहाँ रेप्लिकेट कर दो, रेप्लिकेट यानी कि उल्टा चिपका दो यहाँ पे 14 और यहाँ पे 2, ठीक है। ऐड करते हैं 14 और 2 16, 16 और 34 कितना होता है 50, ठीक है। यानी 50 लोग 50% पॉपुलेशन आपको इस तरफ मिल जाएगी। उसी हिसाब से 34, 14 और 2 कहाँ मिल जाएगी, 50% पॉपुलेशन आपको इस प्रकार से मिल जाएगी। हम किसकी बात कर रहे थे, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व के बारे में हम बात कर रहे थे, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, वो सेम चीज़ यहीं पर चल रही, ठीक है। यानी कि हमेशा लाइफ में 50% ऑडियंस यहाँ पर रहेगी, 50% ऑडियंस यहाँ पर रहेगी, ठीक है। ओके, अब कुछ नहीं करना है आपने, जब भी आपसे पूछा जाएगा किसके बारे में, जब भी आपसे पूछा जाएगा परसेंटाइल रैंक के बारे में, ठीक है, क्या करो, यहाँ पे कितनी होगी 2 की होगी, यहाँ पे कितना होगा, इसको ऐड कर दो 14 और 2 कितना हो गया आपका 16, ठीक है। फिर यहाँ तक पहुँचते पहुँचते कितनी हो जाएगी आपकी परसेंटाइल रैंक 50। और आपको देखिए हमेशा जहाँ सवाल बनाया जाएगा वो बनाया जाएगा इस तरफ से, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पे कितनी होगी, यहाँ तक कितनी परसेंटाइल रैंक आ गई आपकी 50 आ गई है। यहाँ तक कैसे किया, 2 और 14 16, 16 यहाँ पे 16 और 34 करके कितना पहुँच गए आप, यहाँ पर आप पहुँच गए 50 तक, ठीक है। तो ये देख लिया आपने, यहाँ पे 34 रहेगा, 50 हो गया आपका। अब 50 के बाद यहाँ पे कितना है, अगेन 34 ऐड करोगे कितना होगा 84 हो जाएगा, ठीक है। अब सवाल में क्या पूछा है उसको देखिए यहाँ पर, ठीक है। ये रहा आपका सवाल, सवाल में क्या पूछ रहा है आपसे, ऑन अ, थोड़ी खिचड़ी हो गई है लेकिन समझने में काम आएगा आपको बाद में। ऑन अ वेस्लर एडल्ट इंटेलिजेंस टाइप स्केल हैविंग एनपीसी, ठीक है, द सब्जेक्ट हैड अ परसेंटाइल रैंक ऑफ 84। यदि उसका कितना है 84 है, क्या है 84 परसेंटाइल रैंक, ठीक है। 84 का परसेंटाइल रैंक कहाँ देखने मिलेगा आपको, आपको देखने मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। 84 का परसेंटाइल रैंक कहाँ देखने मिला है आपको, +1 स्टैंडर्ड डिविएशन में देखने को मिला है 84 का, ठीक है। यहाँ देखा था ना आपने 84 कहाँ आ रहा है, 50 + 34 84 यहाँ पर आएगा। उसके नीचे क्या आ रहा है 115 और आपका आंसर क्या हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, फिगर आउट। यहाँ पे आपका सही आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर 3 115, ठीक है। ये क्या निकल के आया 115, ये निकल के आया है उसका डिविएशन IQ, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा 96 के बारे में, 96 में कितना हो जाएगा उसका, और जोड़ दो यहाँ पे 14 तो कितना हो गया आपका 120, यहाँ पर सॉरी 130 निकल कर आ जाएगा, लेकिन 130 तो ऑप्शन में है ही नहीं। हमको सवाल में क्या पूछा है, डिविएशन IQ जब परसेंटाइल रैंक कितनी होगी आपकी 84 होगी, तो आंसर क्या रहेगा आपका, आंसर रहेगा आपका 115। और ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको PYQs में बार बार आएगा, ठीक है। इसलिए आपको इतना समय लेके समझाया है यहाँ पर, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आपको केवल अगर जितना बताया है इतना भी आप एनकोड कर लो दिमाग में, तो आपका स्टोरेज रिट्रीवल सब कुछ बड़े आराम से हो जाएगा। ओके, अगला सवाल देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग आर द अजम्पशंस ऑन विच बिने डेवलप्ड हिज फर्स्ट टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस। कहानी की शुरुआत कहां से होती है, कहानी की शुरुआत होती है आपकी इसी सवाल के ऊपर से। क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित में से किन अभिधारणाओं के आधार पर बिने ने अपना प्रथम बुद्धि परीक्षण को विकसित किया था। ऑप्शंस आपके सामने हैं। बाल्यकाल के वर्षों में मानसिक सामर्थ्य बढ़ता है, अपनी उम्र के बच्चों की तुलना में बच्चों के मनोविकास में सापेक्ष स्थिति बड़ा होने के साथ साथ समान बनी रहती है। ऑप्शन नंबर सी में दिया है, अपनी उम्र के बच्चों की तुलना में बच्चों के मनोविकास में सापेक्ष स्थिति बड़ा होने के साथ साथ बढ़ती है, ठीक है, ये बोल रहे हैं। और डी में क्या बोला है, बाल्यकाल के वर्षों में मानसिक सामर्थ्य में गिरावट होती है, ठीक है। तो अब ये तो आपका पहला ही लेक्चर है, अब सारा कुछ कैसे बन जाएगा आपको, ठीक है। तो यहां पर देखिए किसकी बात हो रही है, यहां पर बात हो रही है आपके अल्फ्रेड बिने की। अल्फ्रेड बिने ने जो आपका देखिए डेवलप्ड हिज फर्स्ट टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस कब बनाया था आपका, फ्रेंच मिनिस्ट्री के कहने पे 1905 में, ठीक है। इनके साथ एक और व्यक्ति था जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था सिमोन या साइमन, जो भी आप कहना चाहें, ठीक है। 1905 में पहला आपका जो बुद्धि परीक्षण बनता है, फर्स्ट टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस कब बनता है आपका 1905 में। लिख के रख लो, ये PYQ है आपके 2025 रीसेंट एडिशन का, ठीक है। वहां पर पूछा गया है कि इसको अरेंज करो क्रोनोलॉजिकली, वो भी आपको बनेगा धीरे धीरे अगर आपने सारे लेक्चर्स कंटिन्यू किए हुए हैं तो, ठीक है। ओके, अब यहां पर देखिए आपको लर्निंग लेनी है। लर्निंग लेते हुए क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले यहां समझो ऑप्शन नंबर ए क्या बोल रहा है, मेंटल कॉम्पिटेंस, मानसिक जो आपकी सामर्थ्यता है, इंक्रीजेज ओवर द चाइल्डहुड ईयर्स। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है। आपको नहीं पता कोई बात नहीं, लेकिन इसको आप एनकोड करो, अभी सीखो, एनकोड करो कि जो मानसिक सामर्थ्यता है क्या होती है चाइल्डहुड ईयर्स में हमारी, ये धीरे धीरे क्या होती है, ये बढ़ती रहती है, ठीक है।
यानी कि आप सोचो, जब आप फर्स्ट क्लास में थे आप मैथ्स नहीं कर पा रहे थे, सेकंड में थोड़ा कर पाए, थर्ड में तो और कर पाए, फोर्थ में और कर पाए, क्या हो रहा है, आपकी जो कंपिटेंस है यहाँ पर, क्षमता है, वो क्या हो रही है, बाल्य अवस्था के दौरान आपकी ये धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है। ठीक है, ये क्या थे, उसके अजम्पशंस थे, ये आपको ध्यान रखना है। क्या ये सवाल आएगा, नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे जो कंसेप्ट है वो आपको ध्यान रखना है। ओके, अगला देखो क्या बोल रहा है, चाइल्ड्स रिलेटिव स्टैंडिंग इन मेंटल डेवलपमेंट कंपेयर टू हिज एज ग्रुप विल रिमेन कांस्टेंट एज द चाइल्ड ग्रोज। ये भी आपका सही स्टेटमेंट है यहाँ पर। ठीक है, क्यों है यहाँ पर, देखिए, चाइल्ड जो बच्चा है उसकी जो रिलेटिव स्टैंडिंग है इन मेंटल डेवलपमेंट कंपेयर टू हिज एज ग्रुप, उसी के एज ग्रुप के और बच्चों के अनुसार कैसी रहेगी, वो कांस्टेंट रहेगी। मतलब आपको जितना गणित बनेगा उतना ही उसको बनेगा, उतना ही तीसरे को बनेगा, उतना ही चौथे को बनेगा। ठीक है, मतलब सबकी जो सामर्थ्यता है, सक्षमता है, वो एक लेवल की है, लेकिन जिनके अंदर बहुत कम रह जाती है वो मेंटली रिटार्डेड और आगे जाके वो जो है दिव्यांग और उस प्रकार से चीज़ें आती हैं, और जो बहुत ही हाई लेवल निकल जाते हैं उनका IQ ऊपर जाके 130 120 वैसा टच करता है। ठीक है, लेकिन किसकी बात कर रहे हैं, चाइल्ड की रिलेटिव स्टैंडिंग इन मेंटल डेवलपमेंट, जब उन्होंने बनाया। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, सोचो 1905 में कितना सोच सकेगा व्यक्ति, यही सोच के बनाया कि भाई ये अजम्पशंस होंगे बच्चों के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, मेंटल कॉम्पिटेंस डिक्रीजेस ओवर द चाइल्डहुड ईयर्स, मतलब ये वो कह रहे हैं कि बच्चा जैसे जैसे बड़ा हो रहा है उसकी जो मानसिक क्षमता है वो क्या हो रही है, डिक्लाइन हो रही है, कम होती जा रही है। अब ये देखो, ऑप्शन अपने आप में पढ़ते ही समझ में आ रहा है गलत होगा, डी हो नहीं सकता यहाँ पर। ठीक है, या तो ए भी होगा, AC होगा, या फिर BC होगा यहाँ पर। ठीक है, ओके, और सी वाला स्टेटमेंट देखिए क्या बोल रहा है, चाइल्ड्स रिलेटिव स्टैंडिंग इन मेंटल डेवलपमेंट कंपेयर टू हिज एज ग्रुप इंक्रीजेज एज द चाइल्ड ग्रोज। ठीक है, ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है। सही कौन सा है आपका, A एंड B ओनली। A एंड B कहाँ दिख रहा है आपको, A एंड B दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये आपका सही आंसर है। ठीक है, अब ये नहीं जरूरी है कि ये सवाल आपको आएगा। ठीक है, ये सवाल नहीं आएगा, लेकिन अगर कुछ ना कुछ इस प्रकार से टॉपिक आता है या शब्द आते हैं तो आपको आंसर करते बनेगा, क्योंकि आपने इसको PYQ में प्रॉपरली समझा हुआ है, लगाया हुआ है, और ऑब्वियसली आपने जो है हमारे साथ लगाया हुआ है। ठीक है, ओके, अब यहाँ पर देखो फिर से कौन आ चुका है पिक्चर के अंदर, एंट्री हो चुकी है किसकी, आपकी टॉरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। ठीक है, टॉरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग फिगरल पिक्चर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी इज स्कोर्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, रचनात्मक सोच की टॉरेंस परीक्षा फिगरल में चित्र निर्माण गतिविधि निम्न में से किनके लिए अंक देता है। ठीक है, धारा प्रवाहिता, लचीलापन, मौलिकता और विस्तारण यहाँ पर दिया हुआ है। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये जो 4 कंपोनेंट है, फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी, इलैबोरेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, FFOE ये आपको रटा हुआ होना चाहिए, याद होना चाहिए। ठीक है, अब देखो आप यहाँ पर इसको याद करने में कितनी डिफिकल्टी आएगी, धारा प्रवाहिता, लचीलापन, मौलिकता, विस्तारण, है ना। हो सकता है आपको कुछ और दे दें, लेकिन FFOE आपको ध्यान रखना है। जैसे आपने SPCF याद किया हुआ है, ठीक है, और भी चीजें आपने याद की हुई हैं, ठीक उसी प्रकार से आपको फ्लुएंसी, कितनी फ्लुएंट है क्रिएटिविटी, कितनी फ्लेक्सिबल है, कितनी ओरिजिनल है, कितना नयापन है उसके अंदर, और उसी के साथ साथ कितनी इलैबोरेटिव वो हमको दिख रही है। ठीक है, FFOE ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपने ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है FFOE, और ये आपको 2 से 3 से 4 बार आपको फिर से PYQs में टकराएगी। ठीक है, फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी, इलैबोरेशन, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ज़रूरी है आपके एग्जाम के लिए। अब यहाँ पे देखो, इन टॉरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग, ठीक है, हमको मालूम है इन्होंने बनाया हुआ है। फिगरल, ये क्या बात है, फिगर वगैरह की बात कर रहे हैं। पिक्चर कंस्ट्रक्शन, है ना, चित्रकला निर्माण की बात हो रही है। एक्टिविटी इज स्कोर्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पर देखिए पूरा आपको बता देते हैं यहाँ पर क्या है। ये देखो आपको दिख रहा है एक फिगरल। अब देखो ये जो TTCT है, टॉरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग है, ठीक है, ये है, इसके अंदर 2 कंपोनेंट आते हैं। पहला कौन सा आता है, पहला आता है आपका फिगरल वाला। ठीक है, पहला कौन सा आएगा आपका, फिगरल वाला, और दूसरा कौन सा आएगा आपका, यानी कि इसके अंदर पिक्चर वगैरह बनेगी, ठीक है, फिगर ड्रॉ होगा, और दूसरा कौन सा आता है आपका, वर्बल वाला। ठीक है, दूसरा कौन सा आएगा आपका, दूसरा वर्बल आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आज के बाद क्या ध्यान रखोगे, टॉरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग के अंदर एक कंपोनेंट है आपका फिगरल वाला, एक है आपकी वर्बल बैटरी। ओके, अब यहां पर ध्यान दीजिए, वर्बल वाले की पहले बात कर लेते हैं, थोड़ा आसान रहेगा आपको समझने के लिए। इसके अंदर 3 चीजें आती हैं। ठीक है, वर्बल वाले के अंदर 3 चीजें आएंगी। कौन सी आएगी, ये आएगी आपकी फ्लुएंसी, फिर आएगी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, और उसी के साथ साथ आपकी आएगी यहाँ पर क्या, आपकी आएगी ओरिजिनलिटी। ठीक है, ये तीनों आएगा किसके अंदर, आपकी वर्बल बैटरी के अंदर आएगा, यानी कि ये तीनों किसके अंदर आता है, ये तीनों आएगा आपके वर्बल बैटरी के अंदर। ठीक है, फिर से रिकॉल करिए, टॉरेंस ने बैटरी बनाई, अपने जो बनाया है ये टेस्ट, इसके अंदर 2 प्रकार की बैटरी है, पहली आपकी फिगरल है, दूसरी आपकी वर्बल है। वर्बल के अंदर क्या क्या आता है, फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी आता है, और उसी के साथ साथ कहानी में ट्विस्ट होता है किस प्रकार से। जैसे ही हम बात करेंगे फिगरल के बारे में, तो फिगरल के अंदर क्या क्या आएगा, वो आएगा आपका यहाँ पर फ्लुएंसी आएगी,
उसी के साथ साथ अगला कौन सा आएगा आपका, अगला आएगा आपका यहाँ पर ओरिजिनलिटी, ठीक है, ओरिजिनलिटी आएगी। और तीसरा कौन सा आएगा आपका, तीसरा आएगा आपका यहाँ पर इलेबोरेशन। कुछ फर्क समझ में आ रहा है, सॉरी कुछ फर्क समझ में आ रहा है आपको? अगर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। ये देखो, ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है, ये आपको यहाँ पर नदारद मिलेगी, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी आपको फिगरल के अंदर देखने को नहीं मिलती है, ठीक है, ये बात आपको सबसे पहले क्लियर होनी चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी फिगरल के अंदर नहीं है, पहले थी, स्टार्टिंग में जब ये बना था टीटीसीटी तब थी, लेकिन 1984 में आपका ईपीए एक्ट आने के 2 साल पहले 1984 में क्या होता है, इस फ्लेक्सिबिलिटी को रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है। तो जैसे ही आप रिमूव कर दोगे, देखो बी वाले को, आप आंसर तक शायद तक पहुंच चुके हो ऑलरेडी। वेलकम टू साइको प्रोफेसर, ठीक है। तो केवल आपको यह पता है फ्लेक्सिबिलिटी किसके अंदर नहीं आएगी, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आएगी आपकी फिगरल वाले के अंदर, ठीक है। ये जो आपकी लचीलापन है, लचीलापन कहाँ नहीं आएगा, आपके फिगरल वाले के अंदर नहीं आता है, वर्बल के अंदर आता है। तो अगली बार अगर आपसे पीवाईक्यू पूछेगा, और पूछा भी हुआ है, ठीक है, पीवाईक्यू अपकमिंग, रेडी रहिएगा इसके लिए आंखें खोल के, ठीक है। क्योंकि कुछ चीजें इसके अंदर ऐड की गई हैं, ठीक है, कुछ चीजें ऐड की गई हैं। वो कौन कौन सी है देखिए। सबसे पहले आता है आपका पीवाईक्यू 2024 का, वो है एब्स्ट्रैक्टनेस ऑफ टाइटल्स, ठीक है, ये भी आएगा। केवल आप इतना नाम ध्यान रखोगे तो भी आपका सवाल बड़े आराम से निकल जाएगा, ठीक है। फिर 5वें नंबर पे क्या आता है, 5वें नंबर पे आता है आपका रेजिस्टेंस टू प्रीमैच्योर क्लोजर, ठीक है, प्रीमैच्योर क्लोजर आएगा आपका यहां पर। और 6 नंबर पे क्या आएगा आपका, नंबर 6 पे क्या आएगा आपका यहां पर आती है आपकी चेकलिस्ट फॉर क्रिएटिव स्ट्रेंथ, ठीक है, क्रिएटिव स्ट्रेंथ, कितनी ताकत है आपकी सृजनात्मकता की, उसकी बात होती है, ठीक है। तो फ्लुएंसी, ओरिजिनलिटी, इलेबोरेशन, एब्स्ट्रैक्टनेस ऑफ टाइटल्स, और ये केवल आपने नाम भी सुने हुए हो उतना काफी है आपके लिए। ये तो आपका 24 का पीवाईक्यू है, यहां लिख लो आप। और उसी के साथ साथ एक आपको जो ध्यान रखना है इंपॉर्टेंट, वो क्या है कि इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आती है, ठीक है। फिगरल के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आएगी, लेकिन वर्बल के अंदर आएगी। अब ये सवाल देखो कब का है, 19 का है, इसलिए आसान लेवल पे आपको आंसर निकल गया। लेकिन ट्रेंड चेंज होते हुए 25, तो आपको ये सब चीजें भी आपको एटलीस्ट सुनी हुई है आपने, ध्यान रहेगा आपको, तो आप वहां पर एलिमिनेट कर पाओगे, ठीक है। तो यहां पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसके अंदर धारा प्रवाहिता, लचीलापन, मौलिकता और विस्तारण के अंदर से क्या क्या आता है आपका, यहां पर आपका C&D आता है, ठीक है। केवल आपको यह मालूम है कि भैया इसके अंदर क्या नहीं आएगा, इसके अंदर हमारा लचीलापन नहीं आता है, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर भी क्या है, अलग अलग एक्टिविटी है जिनके बारे में बात करेंगे हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर, कि फ्लुएंसी कैसे हट गई। क्योंकि देखो फ्लुएंसी आपको यहां तो दिख रहा है, फ्लुएंसी यहां दिख रहा है, फिगरल में है, फिगरल पूछा हुआ है, लेकिन ए क्यों नहीं है, हमने ACD कहीं भी मार्क क्यों नहीं किया है, वो उसका जो वजह है वो आपको मालूम पड़ेगी आगे आने वाले अपकमिंग लेक्चर्स के अंदर, ठीक है। अब ये देखो, ये घिसा पिटा सवाल है, इसको करो ना करो कोई मतलब नहीं है, ये आपका नहीं आने वाला सवाल है, ठीक है। मेयर सेलोवे कैरुसो, ये देखो मेयर एंड सेलोवे ने क्या दिया है आपको, एक कॉन्सेप्ट दिया है इमोशनल इंटेलिजेंस का, ठीक है। सामवेगिक बुद्धि की बात कौन करेंगे भैया, इन लोग करेंगे। शुरुआत इन्होंने की थी, लेकिन बाद में आ जाता है बैडमैन, और बैडमैन क्या बोलता है, मेरा नाम है गोलमैन, और गोलमैन जो है इसको क्या किया, प्रमोट किया। किसने प्रमोट किया, गोलमैन ने प्रमोट किया, ठीक है। शुरुआत कहां से होती है, मेयर सेलोवे से होती है, NCERT मिल जाएगा रेफरेंस। और गोलमैन ने क्या किया, इसको प्रमोट किया, बाद में एक पुस्तक भी लिखी है EI के ऊपर, इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर। और आज देखिए 25 के अंदर सवाल इनके ऊपर से पूछा जाता है आपसे, ठीक है। इनके ऊपर से आपको सवाल फ्रेम होता है, बाकी कहीं से नहीं होता है, ठीक है। ओके, अब देखो ये आपको 21 में भी PYQ आएगा, सेम टू सेम आंसर रहेगा, कुछ नहीं करना है। मेयर सेलोवे और कैरुसो इमोशनल इंटेलिजेंस टेस्ट, अब देखो किसका है, सामवेगिक बुद्धि का परीक्षण होगा। अभी तक आपको किसका पता है, एक पता है क्रिएटिविटी का TTCT वाला, और एक पता है आपको इमोशनल इंटेलिजेंस का, ठीक है। मेजर्स विच ऑफ द फॉलोइंग, किसको मेजर किया जाता है इसके अकॉर्डिंगली। तो यहां पर आप क्या बोलोगे, देखो इमोशन का है तो परसीविंग इमोशंस तो करेगा, ये भी करेगा और ये भी करेगा। अब मोटिवेशन की बात कहां से आ जाती है, ठीक है। डी नहीं आएगा आपका, डी को क्या करना है आपने इसके अंदर, डी को एलिमिनेट करो, डी को एलिमिनेट करो। A, B और C, सही आंसर कौन सा है आपका यहाँ पर, सही आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3, ये सही आंसर है, ठीक है। इसके अंदर कुछ करना नहीं है आपको, सेल्फ मोटिवेशन और इमोशन का यहाँ पर कोई संबंध ऐसा कुछ बड़ा भारी तौर पर नहीं है, इसीलिए आंसर जो है यहाँ पर C होता है, ठीक है। मेयर सेलोवे कैरुसो का संवेगात्मक बुद्धि परीक्षण निम्नलिखित में से किसका मापन करता है, संवेगों के प्रत्यक्षीकरण का। यस, आप किस प्रकार से संवेगों प्रत्यक्षीकरण कर रहे हो, किस परसीव कर रहे हो, विचारों को सुगम बनाने वाले संवेगों का और संवेगों को समझने का, तीनों ही आएगा। आत्म अभिप्रेरणा का यहाँ पर कोई भी रेफरेंस नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर कौन सा होता है आपका, ऑप्शन नंबर 3, केवल A, B एंड C। देन उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए क्या बोल रहा है, ये भी आपको क्या देके जाएगा, लर्निंग देके जाएगा।
और ये रूपरेखा तैयार करेगा किसको लेकर, ये रूपरेखा तैयार करेगा आपके आगे आने वाले सवालों को लेकर। ठीक है, अब यहां पर देखो असर्शन रीजन आजकल सवाल आते नहीं है, लेकिन फिर भी देखते हैं यहां पर क्या बोला जा रहा है। ठीक है, मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग IQ, इंटेलिजेंस क्वेश्चन, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंटेलिजेंस क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ MA/CA into 100 एज सच डज नॉट वर्क विथ एडल्ट्स। ठीक है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है यहां पर। ठीक है, अगला क्या बोल रहा है, इंटेलिजेंस डज नॉट इंक्रीज लीनियरली विथ एज पास्ट चाइल्डहुड, ये भी सही स्टेटमेंट है, ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है। इसीलिए यहां पर सही आंसर कौन सा होता है, आपका आंसर नंबर फर्स्ट, बोथ A एंड R आर ट्रू एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। ठीक है, अब ये जो सवाल है ना, ये सवाल केवल ये नहीं कि 1 हो गया और आप आगे बढ़ गए। ठीक है, उतना तो ठीक है, सवाल को तो छोड़ो आप, इसको मतलब नहीं है, लेकिन यहां पर हो क्या रहा है वो आपको समझना है कि जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला कहां से आता है, फॉर्मूला आता है आपका एक व्यक्ति से, इसका नाम क्या है, जिसका नाम है आपका विलियम स्टर्न। ठीक है, विलियम स्टर्न भाई साहब 1912 में एंट्री हो जाती है। कब होती है एंट्री इनकी, 1912 में एंट्री होती है, और जे लेके आते हैं आपका क्या फार्मूला, फार्मूला क्या बोलता है, फार्मूला बोलता है MA/CA into 100। ठीक है, इसके अंदर MA क्या है, ये आपकी मानसिक आयु है, मेंटल एज है, इसको हम आगे भी करेंगे कई बार। CA क्या है, आपकी कालानुक्रमिक आयु है, क्रोनोलॉजिकल एज है। ठीक है, कि आप 18 साल के हो, 20 साल के हो, वो डिपेंड करता है, और आपकी मानसिक आयु कितनी है। आपने देखा होगा एक मूवी जो क्या थी, उसका नाम था कोई मिल गया। ठीक है, उसके अंदर जो एक एक्टर रहता है वो क्या करता है, उसकी एज तो बढ़ जाती है, लेकिन मानसिक रूप से क्या रहता है, वो थोड़ा सा डिस्टर्ब, नहीं कह सकते, आपने भी नहीं कहना है ऐसा। ठीक है, लेकिन क्या रहता है वहां पर, वो मानसिक रूप से थोड़ा सा जो है अपने पीयर्स के अकॉर्डिंगली, या अपने जो साथ के उसके लोग थे उसके अकॉर्डिंगली वो डेवलप नहीं हो पाता है। ठीक है, खैर वो अलग विषय है क्यों नहीं हो पाता, लेकिन यहां पर आपको ध्यान रखना है MA/CA into 100 IQ का फॉर्मूला कहां से आता है, आपके 1912 में विलियम स्टर्न के द्वारा आ जाता है। तो क्या आपने थोड़ी सी यहां पर क्रोनोलॉजी फॉर्म की, पहला टेस्ट कब बनेगा आपका, 1905 में बना यहां पर। ठीक है, ये ध्यान रखना है नंबर फर्स्ट। अगली कहानी कहां पहुंचेगी, 1912 में पहुंचेगी, किसके साथ, आपकी विलियम स्टर्न। क्या आ गया आपका यहां पर फॉर्मूला आ चुका है, फॉर्मूला क्या है यहां पर, MA/CA into 100 जे फार्मूला आ चुका है। ठीक है, तो आप जो है इस बात को ध्यान रख लियो। ठीक है, कि ये जो है फॉर्मूला है 1912 में आ चुका है विलियम स्टर्न के अकॉर्डिंग। ठीक है, ओके, अब देखो क्या होता है, द्वितीय विश्व युद्ध तक पहुंचते हैं हम। ठीक है, बीच में भी कुछ हुआ है, बीच में किसकी एंट्री होगी, लुइस की एंट्री होगी आने वाले वीडियोस के अंदर, लेकिन यहां पे हम पहुंचते हैं 1939 में। 1939 में पता है क्या हुआ आपको, यह चल रहा था आपका क्या, यहां पे चल रहा था आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इसको हटा देते, कोई मतलब नहीं इसका। ठीक है, क्या चल रहा था 1939 में, 1939 में चल रहा था आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जब अमेरिका जो है और पावरफुल हो जाता है और सब चीज़ें आपकी होती है पिक्चर में एंट्री। लेकिन इस वर्ल्ड वॉर के दौरान कौन व्यक्ति की एंट्री होती है, एंट्री होती है आपकी विशलर की। और ये क्या लेके आएंगे, एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल। क्यों लेके आ रहे हैं, उसका आंसर यहां पे देखो, ये लिखा हुआ है। ठीक है, ये रहा आपका डज नॉट वर्क विथ एडल्ट्स, ये जो है वयस्कों के साथ जो है इसको हम काम में नहीं ला सकते हैं, वयस्कों के साथ ये काम में कतई बिल्कुल भी नहीं आने वाली है। ठीक है, इसीलिए वेस्लर चाचा जो थे 1939 में आकर बोले कि तुम लोग हट जाओ, अब जो है आप उनकी जो है यहाँ पर WAIS आएगी और ये जो है धमाका करेगी, और जिसको जो है आप आज तक पढ़ रहे हो। ठीक है, यहीं से किसका चीज़ आती है, यहीं से आता है आपका डेविएशन IQ, जिसको आप इसी PYQ में ऊपर हमने सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, डेविएशन IQ देखा था ना, क्यों निकला था यहाँ पर, क्योंकि डज नॉट वर्क विद एडल्ट्स, आपका जो कॉमन रेशियो IQ है, इसको आप क्या बोलते हो, रेशियो है ना, एक अनुपात में है। ठीक है, ये अनुपात में है, तो क्या बोलते हो इसको आप बोलते हो रेशियो IQ, अनुपात IQ। तो ये आपने ध्यान रखना है, और ये पॉइंट देखिए, इंटेलिजेंस डज नॉट इंक्रीज लीनियरली विथ एज पास चाइल्डहुड। ठीक है, यानी कि आप 0 वर्ष के हो, वहां से लेके कुछ साल तक, 15-16 साल तक ये बढ़ता है, कैसे, ऐसे, और बाद में कैसा हो जाता है, ये ऐसा हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से यहां पर हो जाता है, ऐसा नहीं कि बढ़ता जाएगा। ठीक है, अन्यथा क्या होता है, हर किसी का जो है IQ इस तरफ से शूट मारता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, यही स्टेटमेंट बोल रहा है यहां पर, और इसको हम देखेंगे आगे और डिटेल में आने वाले वीडियोस में जब इसका रेफरेंस आएगा। ठीक है, ओके, अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 7 बोल रहा है आपसे, यहां देखें MA/CA into 100 के संदर्भ में IQ की गणना विधि स्वयं में वयस्कों पर लागू नहीं होती है। बिल्कुल सही, नहीं होगी लागू, और बुद्धि बचपन के बाद उम्र के साथ साथ सतत रूप से नहीं बढ़ती है। ठीक है, लीनियरली नहीं बढ़ती है, ये आपको आगे एक और फिर से PYQ के अंदर आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे देखो किसकी एंट्री हो गई है, यहाँ पे एक और सवाल की एंट्री हो गई है, वो है सवाल आपका सवाल नंबर 7। क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी ऑफ टेस्ट स्कोर, इसको आप क्या बोलते हो, क्लासिकल टेस्ट थ्योरी, शास्त्रीय परीक्षण सिद्धांत। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल टेस्ट थ्योरी ऑफ टेस्ट स्कोर, टोटल वेरिएंस इज इक्वल टू ट्रू वेरिएंस प्लस एरर वेरिएंस। ठीक है,
क्या बोल रहे हैं, ट्रू वेरिएंस प्लस एरर वेरिएंस, यानी इस प्रकार से आपका ट्रू प्लस एरर होता है। x इज इक्वल्स टू टी प्लस ई, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये इसी प्रकार से होता है। ठीक है, क्यों होता है इसको हम देखेंगे आगे आने वाले एक और PYQ के अंदर, सेम टू सेम आपको इसी प्रकार से पूछा जाएगा। ठीक है, ओके, अगला देखिए क्या बोल रहा है, क्लासिकल थ्योरी ऑफ टेस्ट यानी कि CTT, क्लासिकल थ्योरी ऑफ टेस्ट स्कोर्स अज्यूम सिग्निफिकेंट बट लो पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन ट्रू स्कोर एंड एरर स्कोर। अगर ऐसा होता तो ऊपर वाला स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता, क्योंकि यहां पर ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, ऐसा यहां पर कोई इस हिसाब से हमको यहां पर लो पॉजिटिव की बात नहीं करनी है। ठीक है, तो यहां पे आंसर क्या होगा आपका, यहां पर आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, A इज ट्रू बट R इज फॉल्स। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर देखिए हो क्या रहा है, टोटल वेरिएंस इज इक्वल टू ट्रू वेरिएंस प्लस एरर वेरिएंस। इसके लिए आप देखो यहां पर स्कोर भी लगा सकते हो, यहां पर टोटल स्कोर इज इक्वल्स टू, मतलब इसको आप शॉर्ट में ऐसे समझिए कि अगर आपके नंबर आए हैं 120, ठीक है, 120 नंबर आए हैं आपके, नहीं 120 नहीं, 100 का पेपर है ना, तो आपके मान लो यहां पर आए हैं कितने, आपके आए हैं 80 नंबर, 100 में से कितने आए आपके 80 नंबर, ये कितना है आपका, ये आपका टोटल स्कोर हुआ, टोटल स्कोर हुआ। ठीक है, लेकिन इसके अंदर क्या हुआ, आपका मेन क्या था, ट्रू स्कोर। ट्रू स्कोर क्या होगा, आपको 60 ही बनते थे। ठीक है, और क्या किया आपने यहां पर, एरर स्कोर या फिर एरर वेरिएंस आप कह सकते हो, यहां पर वो क्या था 20 सवालों का, आपने तुक्के मारे 20 सवालों के अंदर। ठीक है, तुक्के भी तो काउंट होंगे ना यहां पर आपके टोटल स्कोर के अंदर। ऐसा थोड़ी ना है कि आपको जो है यहां पर, ऐसा थोड़ी ना यहां पर कि आपको बोला जाएगा कि आपको 80 में से नहीं, आपको 60 ही दिए जाएंगे, 20 नहीं मिलेंगे। ठीक है, 20 आपका ओरिजिनल स्कोर नहीं है, लेकिन फिर भी क्या मिल रहा है आपको यहां पर, बेनिफिट मिल रहा है। 80 इज इक्वल्स टू 60 प्लस 20। ठीक है, तो इसी की बात हो रही है यहां पर, टोटल वेरिएंस यानी आपका जो संपूर्ण प्रसरण है उसके अंदर क्या होगा आपका वास्तविक प्रसरण, उसी के साथ साथ आपका यहां पर त्रुटि प्रसरण। ठीक है, इस सवाल को यहां पर देखिए आप, यहां पर परीक्षा स्कोरों के शास्त्रीय सिद्धांत के अनुसार कुल प्रसरण सत्य प्रसरण जमा त्रुटि प्रसरण के बराबर होता है। जमा त्रुटि बोल दिया यहां, देखो यहां पर जमा कर दिया एडिशन को यहां पर। ठीक है, तो ट्रू प्लस एरर ये हमेशा होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक है, बाकी ये सवाल इस प्रकार से आता नहीं है, बहुत पुराना हो गया है, 19 में पूछा गया था आपको, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए यहां पर इस प्रकार कि आपकी क्लासिकल टेस्ट थ्योरी नाम की कोई चीज भी यहां पर होती है। ठीक है, तो इसको आप यहां ध्यान रखें। एंड इसके बाद हम मूव करते हैं, अगला सवाल आपकी की लगी हुई है, तो की से मतलब नहीं है, अगले वीडियो में मुलाकात करेंगे, हम डिस्कस करेंगे आपके यहां पर दिसंबर 2019 के 5 सवाल जो आए थे, और यहां से सिक्योर करेंगे आपके 10 नंबर। ठीक है, तो आपने जो सीखा यहाँ पर देखो, आपका पहला ही लेक्चर था। ठीक है, इतना हाई लोड मत लो आप, पहला लेक्चर था, जो बताया है उसको याद करो। आगे जो देखोगे आप वही PYQ आपको घूम घूम के आएगा और बताएंगे आपको कि किस प्रकार से आपके आंसर सही होना स्टार्ट होंगे धीरे धीरे। ठीक है, तो इन सवालों को देखेंगे हम आने वाले वीडियो में। अब ये सवाल देखिए यहाँ पर, ठीक है, और आपका आंसर सही कैसे होगा देखो यहाँ पर। अभी क्या सीखा आपने, वेस्लर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल सीखा ना, किसके साथ सीखा आपने, प्रोवाइड्स डेविएशन IQ, पहला ही PYQ सॉल्व किया यार। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर।